दोस्तों ये स्टोरी का 75 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। हर्षवर्धन ने फिर आर्या को देखा। आर्या शिवाय को बेलन दिखाते हुए बोली, ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो फंक्शन पर ही होता है? देखो शिवाय, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं सच में कुछ तोड़ फोड़ दूंगी। इतना कहकर उसने बेलन बहुत जोर से जमीन पर पटका और वह सीधा जाकर गिटार पर लगा और गिटार जो पहले ही टूटा हुआ था वह थोड़ा और टूट गया। और तभी युग खड़ा होकर बोला, अरे यार, आप दोनों ने अपनी लड़ाई में मेरा गिटार क्यों तोड़ दिया? अब मैं और आप क्या बजाएंगे? शिवाय और आर्या ने युग को देखा और एक साथ बोले, तू चुप कर। शिवाय ने फिर पैर पटक कर कहा, रहो नाराज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं मनाने वाला। एक तो मैंने इतनी मुश्किल से गिटार बजाना सीखा। आर्या छोटी आंखें करके बोली, इसे गिटार बजाना कहते हैं? शिवाय, चले जाइए यहाँ से और दिमाग मत खराब कीजिए। शिवाय बोला, गिटार बजाना ही कहते हैं। तुमने कभी बांसुरी बजाई है? नहीं ना, लेकिन मैंने गिटार बजाया है। आर्या भी गुस्से में बोली, इसे गिटार बजाना नहीं कहते, गिटार की बेइज्जती करना कहते हैं, सूर्य की इंसल्ट करना कहते हैं, और आपने गिटार की बेइज्जती की। और तो और युग का गिटार भी तोड़ दिया। शिवाय ने दांत पीसते हुए कुछ कहना चाहा तो हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय को देखा। शिवाय पैर पटक कर बोला, मैंने नहीं मनाने वाला चाचू, इसे जहां जाती है जाए। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। उसके जाते ही आर्या भी किचन में बड़बड़ाती हुई चली गई। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, मैं ही पागल हूँ जो इनके साथ जिंदगी काट रही हूँ। अरे और कोई होती ना तो छोड़कर चली जाती। आर्या यह बातें इतनी जोर से बोल रही थी कि शिवाय को सीढ़ियों पर जो चल रहा था उसे सुनाई दे रहा था। शिवाय भी चिल्लाकर बोला, कोई और होती ना तो मेरे पैर धो धोकर पीती, तुम्हारी तरह बेलन नहीं दिखाती। आर्या भी किचन से चिल्लाई, कोई और होती ना तो बेलन दिखाती नहीं, मार मार के कमर तोड़ देती। शिवाय बोला, कमर नहीं तोड़ती बल्कि मुझे सर आंखों पर बैठा कर रखती। वहीं सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हंस रहे थे। उन्होंने भी पूरी जिंदगी में पहली बार शिवाय और आर्या को ऐसे लड़ते हुए देखा था। हर्षवर्धन के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट थी। तभी हीर खड़ी होकर बोली, मैं जाती हूँ आर्या को समझाने। इतना कहकर हीर जैसे ही एक कदम बढ़ी, हर्षवर्धन ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, उन दोनों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। शिवाय भी समझदार है और आर्या भी, वैसे भी पूरी जिंदगी में पहली बार ऐसे लड़े हैं, जो लड़ने दो, मैं भी तो देखो शिवाय अपनी छुई मुई को कैसे मनाता है। हीर बोली, मुझे तो डर लग रहा है कहीं लड़ाई बढ़ ना जाए। हर्षवर्धन बोला, इतने सालों से शिवाय के साथ रह रही हो और तुम्हें इतना नहीं पता कि शिवाय अपने तरीके से चीजों को हैंडल करता है, वह कर लेगा। और तभी दिव्यांश बोला, हाँ सिंड्रेला चाची, चाचू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुबह मुझे भी कह रहा था कि मैं छुई मुई को नहीं मनाऊंगा नहीं मनाऊंगा, और अब देखो कैसे सुबह सुबह ही बेसुरा राग गाता हुआ नीचे आ गया। तभी हर्षवर्धन ने कहा, अच्छा अच्छा, आप सब खाना खाओ और अपने अपने काम पर चलो। नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने काम पर चले गए, लेकिन शिवाय आज ऑफिस नहीं गया। बेशक उसने पूरी फैमिली के सामने कह दिया कि वह आर्या को नहीं मनाएगा, लेकिन जब तक वह आर्या को नहीं मनाएगा तब तक उसे भी चैन नहीं पड़ेगा। शिवाय कमरे में चक्कर लगा रहा था और तभी उसके दिल ने कहा, क्या सोच रहा है? दिमाग बोला, आर्या को पटाने के तरीके। दिल ने हंसकर कहा, क्या जमाना आ गया है, अपने ही बीबी को पटाने के तरीके सोचने पड़ रहे हैं। और तभी शिवाय के दिमाग में एक आइडिया आया। वह किचन में चला गया। उसने वहां रखे कि जितने भी डब्बे थे उन्हें एक एक करके टाइप कर दिया और इतना टाइट कर दिया कि वह शायद शिवाय से भी नहीं खुलता। फिर उसने सारे नौकरों को देखकर वार्निंग देते हुए कहा, खबरदार, अगर किसी ने आर्या के लिए डब्बा खोला तो सब ने हाँ में गर्दन हिला दी। लेकिन सबके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी। वहीं सिवाय जाकर स्टडी रूम में बैठ गया। जैसे तैसे उसने आधा घंटा निकाल लिया। फिर जोरों से चिल्लाया, कोई मुझे भी नाश्ता देगा या नहीं, या मैं आज पूरा दिन भूखा ही रहूंगा। वैसे तो घर सारी औरतें थी, लेकिन किसी ने भी सिवाय की बात पर रिएक्ट नहीं किया। वहीं आर्या, जो कि दृष्टि के कमरे में शादी का डिस्कशन कर रही थी, वह गुस्से में खड़ी हुई और बोली, क्या मुसीबत है, एक दिन भी चैन से जीने नहीं देते। इतना कहकर वह सीधा स्टडी रूम में गई।
सिवाय बोला, अब आ ही गई हो तो मुझे भी नाश्ता दे दो, या अब इतना गुस्सा रहोगी कि मुझे नाश्ता नहीं दोगी। आर्या भी दांत पीसते हुए बोली, तो नौकर से कहकर बनवा लीजिए ना। सिवाय बोला, रहने दो, मुझे भूख नहीं है, नौकरों के हाथ का ही खाना होता तो बहुत पहले खा लेता। इतना कहकर सिवाय ने लैपटॉप खोल लिया। आर्या को बहुत गुस्सा आ रहा था, फिर वह गुस्से में तिल मिलाती हुई किचन में चली गई। तभी सिवाय स्टडी रूम से चिल्लाकर बोला, मैं पराठों के साथ खीर खाऊंगा। आर्या पहले ही गुस्से में थी, सिवाय की बात सुनकर उसे और गुस्सा आ गया, लेकिन कर भी क्या सकती थी। चाहे जितना भी गुस्से में हो, सिवाय को भूखा तो नहीं देख सकती थी, और वह अच्छे से जानती थी कि सिवाय जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। आर्या ने थोड़े से चावल लिए और उसे पानी में भिगो दिया, और फिर फ्रिज में से दूध निकाला और खीर बनाने लगी। जब उसने चीनी डालने की बारी आई तो आर्या ने चीनी का डब्बा उठाया और उसे खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे वह डब्बा खुला ही नहीं। आर्या ने एक नौकर को देखकर कहा, इस डब्बे को खोल दो। उस नौकर ने भी बहुत जान लगाई, लेकिन वह डब्बा नहीं खुला। फिर अचानक ही उसे याद आया कि सिवाय सर ने तो सबको इस मामले से दूर रहने के लिए कहा है। उस नौकर ने डब्बा स्लैब पर रखते हुए कहा, मैडम यह तो नहीं खुल रहा। इतना कहकर वह सर झुकाकर वहीं खड़ा हो गया। आर्या बोली, अच्छा तुम जाओ, किसी और को भेज दो। वह नौकर बाहर चला गया। थोड़ी देर में एक और नौकर आया। उसने भी डब्बा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह डब्बा नहीं खुला। फिर उसने कहा, यह डब्बा खुल नहीं रहा है। आर्या ने हैरानी से उस नौकर को देखा, फिर बोली, तुमसे भी नहीं खुल रहा। उस नौकर ने ना में गर्दन हिला दी। देखा जाए तो नौकर डब्बा खोलना ही नहीं चाहते थे। जिस घर में काम करते थे उस घर के मालिक से पंगे थोड़ी ले सकते थे। आर्या बहुत गुस्से में थी। उसने सोचा कि वह भी डब्बा दृष्टि से खुलवा लेगी, लेकिन फिर उसने खुद से ही कहा, अगर यह डब्बा मुझसे नहीं खुला तो उन दोनों से भी नहीं खुलेगा, रहने देती हूँ। इतना कहकर वह जोरों से चिल्लाई, जिसे खीर खानी है वह किचन में आ जाए। अब सिवाय के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि कोई ना कोई डब्बा आर्या से खुल नहीं रहा होगा। वह जल्दी से किचन में गया और बोला, हाँ कहो छुई मुई। आर्या सिवाय को बिना देखे बोली, खीर खानी है तो डब्बा खोल दो। सिवाय बोला, प्यार से बोलो तो खोल दूंगा। आर्या ने गुस्से में सिवाय को देखकर कहा, ऑफिस क्यों नहीं गए, जानबूझकर रुक गए ना घर में ताकि मुझे परेशान कर सको। सिवाय ने ना में गर्दन हिलाई और बहुत प्यार से बोला, मैं भी तो प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम भी प्यार से बात कर लो, लड़ क्यों रही हो, एक बार कह दो। सिवाय प्लीज यह डब्बा खोल दो। आर्या गुस्से में बोली, सिवाय प्लीज यह डब्बा खोल दो। सिवाय ने प्यार से कहा, ऐसे नहीं, ऐसे तो तुम मुझे लठ मार रही हो। आर्या गुस्से में बोली, लठ तो मारना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मार नहीं सकती। चुपचाप डब्बा खोल दो वरना। सिवाय बोला, तुम एक बार प्यार से बोलो, मैं खोल दूंगा। आर्या बोली, नहीं, नाश्ता नहीं करना है ना, ठीक है मत करो। इतना कहकर उसने गुस्से में गैस बंद की और किचन से बाहर की तरफ जाने लगी। तो सिवाय बोला, तो ठीक है, जब तक तुम मुझे अपने हाथ से खाना बनाकर नहीं खिलाओगी मैं खाना नहीं खाऊंगा, चाहे एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए। आर्य ने पलटकर गुस्से में सिवाय को देखा तो सिवाय ने बड़े प्यार से कहा, इतनी सी बात बोलने के लिए तो कह रहा हूँ, बस एक बार प्यार से बोल दो, सिवाय डब्बा खोल दो। आर्या ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बड़ी मुश्किल से अपने अंदर से प्यार निकाल कर बोली, सिवाय प्लीज यह डब्बा खोल दो। सिवाय ने मुस्कुराकर कहा, एक बार और। आर्या ने एक बार फिर मुस्कुराकर कहा और प्यार से कहा, सिवाय प्लीज यह डब्बा खोल दो। सिवाय ने डब्बा उठा लिया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब सिवाय का ही मुंह मुड़ गया, क्योंकि वह डब्बा सिवाय से खुल ही नहीं रहा था। सिवाय एक नजर आर्या को देखता गया और फिर से डब्बा खोलने की कोशिश करता रहता था। सिवाय फिर खुद में ही बड़बड़ाया, अबे तूने कुछ ज्यादा ही टाइट डब्बे बंद कर दिए, और अगर यह नहीं खुला तो तेरी छुई के सामने तेरी ही बेइज्जती हो जाएगी। वहीं आर्या गुस्से में सिवाय को देख रही थी। बहुत देर तक डब्बा खोलने की कोशिश करने के बाद भी सिवाय से वह डब्बा नहीं खुला। आखिरकार आर्या ने वह डब्बा सिवाय के हाथ से लेकर कहा, चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर उसने डब्बा स्लैब पर रखा और उसे थोड़ा सा झुका दिया और फिर गुस्से में डब्बे पर एक बेलन मारा, और जैसे ही डब्बे की पिटाई हुई उसने भी अपनी अकड़ छोड़ दी और खुल गया। लेकिन वह डब्बा भी गुस्से में आर्या को देख कर रहा था, जैसे कहना चाहता हो, तुम्हारे पति ने तो मुझे कितना टाइट बंद किया था, बेलन मारना है तो अपने पति को मारो, मुझे क्यों मार रही हो।
खामखा मुझे पचका दिया। आर्या गुस्से में बोली, कुछ चीजें ना बेलन मारने से ही ठीक हो जाती हैं, जैसे यार डब्बा। सिवाय अब कुछ नहीं बोला, चुपचाप दबे पांव स्टडी रूम में चला गया, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि वहां खड़ा रहेगा तो आर्या दो चार डायलॉग और मार देगी। थोड़ी देर में आर्या सिवाय के लिए नाश्ता लेकर स्टडी रूम में आ गई। उसने गुस्से में प्लेट टेबल पर रखी और सिवाय के बोलने से पहले ही बोली, अगर इस बार मुझे यह कहा कि प्यार से कहो मैं खा लूंगा तो सच कहती हूँ अभी के अभी अपने घर चली जाऊंगी। धमकी देना सिर्फ आपको नहीं आता, मुझे भी आता है। सिवाय ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चम्मच उठाई और खीर खाने लगा, लेकिन उसने पहले ही बाइट खाई थी कि वह गुस्से में बोला, इसमें तो मीठा ही नहीं है। आर्या ने हाथ बांध कर कहा, हाँ तो अवनीत ने कहा है ना कि आपको जरा सा मीठा नहीं खाना चाहिए। सिवाय बोला, अगर इसमें मीठा ही नहीं डालना था तो वह चीनी का डब्बा खुलवाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करवा रही थी। आर्या ने बड़े प्यार से कहा, ऐसे ही मेरा मन कर रहा था कि मैं आपसे मेहनत करवाऊं। अब यह जैसे खानी है खा लेना, क्योंकि अगर नहीं खाया तो मेरा बेलन अभी किचन में ही रखा है। सिवाय ने थाली एक तरफ सरकाते हुए कहा कि खीर मैं नहीं खाऊंगा, इसमें चीनी डालकर लाओ। आर्या ने हाथ बांधकर गुस्से में शिवाय को देखा। शिवाय ने चुपचाप थाली वापस सरकाते हुए मुंह बनाकर खाना खाने लगा। शिवाय ने पराठा तो खा लिया, लेकिन खीर को देखकर उसका मुंह बन गया। अचानक ही उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई, जिसका साफ मतलब था कि उसके दिमाग में फिर से कुछ खुराफात चल रही थी। उसने आर्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और आर्या सीधा सिवाय की गोद में जा गिरी। आर्या गुस्से में दांत पीसती हुई बोली, सिवाय छोड़ो मुझे, कहीं ऐसा ना हो इसी लैपटॉप से तुम्हारा सिर फोड़ दूं। सिवाय ने आर्या के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, या खीर खा लो ना, मीठी हो जाएगी। आर्या गुस्से में बोली, अब मैं आपकी इन मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली, बहुत सह लिया मैंने, अब और नहीं सहा जाता। इतना कहकर उसने सिवाय के हाथ पर मजबूती से काट लिया और सिवाय एकदम से चिल्लाने लगा। लेकिन आर्या को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, आखिर वह सिवाय से सच में बहुत गुस्सा थी। आर्या जब तक सिवाय के हाथ पर काटती रही, जब तक सिवाय की पकड़ ढीली नहीं हो गई, और जैसे ही सिवाय की पकड़ ढीली हुई वैसे ही आर्या ने सिवाय की गोद से उठ गई और गुस्से में बोली, आज के बाद उल्टी सीधी हरकत की ना तो सच कहती हूँ कुछ उल्टा सीधा मैं भी कर दूंगी। इतना कहकर वह वहां से जाने लगी, लेकिन फिर पलटी और उसने खीर की कटोरी उठाई, बर्तन उठाए और चली गई। वहीं सिवाय तो बस अपने हाथ को देख रहा था, जहां आर्या ने घड़ी बना दी थी। सिवाय ने अपने हाथ को देखकर कहा, जवान होता तो कह देता कि चलो इसी बहाने मुझे छुआ तो, और फिर इस घड़ी पर किस कर लेता, लेकिन जवान नहीं होना, बुढ़ा होता जा रहा हूँ और मेरी बुढ़िया कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन रही है। सिवाय अंगड़ाई तोड़कर कमरे से बाहर आया और तभी उसके सामने एक सर्वेंट आया और बोला, सर आपने जो मेंशन की बैक साइड पर अरेंजमेंट करने के लिए कहा था वह हो गया है। सिवाय बोला, थैंक यू, तुम्हारी मैडम कहाँ है? सर मैंने कहा, सर वह तो अपने कमरे में है। सिवाय बोला, तो जाओ उनके पास और बोलो सर ने आपको मिलने के लिए एक साइड बुलाया है, और मना करे तो कह देना उनके सिर में चोट लग गई है। सर्वेंट ने हाँ में गर्दन हिलाई और सीढ़ियों से होता हुआ आर्या के कमरे की तरफ चला गया। वहीं सिवाय भी मेंशन की बैक साइड में बने गार्डन में चला गया। सर्वेंट आकर सीधा आर्या के कमरे के दरवाजे को खटखटा कर बोला, मैम सर को चोट लग गई, वह गार्डन की बैक साइड में है। यह सुनकर आर्या जो कि बेड पर लेटी हुई थी, वह जल्दी से उठी और भागती हुई बाहर गई। आर्या अपनी साड़ी संभालती हुई चिल्लाती हुई गई, सिवाय 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 क्या हुआ तुम्हें? और फिर वह मेंशन के बैक साइड गार्डन में गई और वहां का नजारा देखकर आर्या की आंखें हैरानी से फैल गई। सामने सिवाय खड़ा था और वह पूरा गार्डन फूलों से सजा हुआ था। उस गार्डन के बीचों बीच एक टेबल थी जिस पर छोटा सा केक रखा हुआ था। सिवाय बोला, क्यों छुईमुई, जरा सी चोट का बहाना क्या किया, तुम तो नंगे पैर ही दौड़कर आ गई। आर्या उस डेकोरेशन को देखकर खुश तो हो रही थी, लेकिन सिवाय ने जो मजाक किया था वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह तेज कदमों से सिवाय के पास आई और उसके कॉलर पकड़कर हिलाते हुए बोली, आखिर यह बचपना कब जाएगा, आप बड़े कब होंगे? सिवाय बोला, रिलैक्स आर्या, मैं बस मजाक कर रहा था, मतलब अगर मैं तुम्हें सीधे बुलाता तो तुम नहीं आती, इसलिए मैंने छोटा सा मजाक कर दिया। आर्या की आंखों में पानी आ चुका था। वह गुस्से में बोली, या आपको छोटा सा मजाक लगता है? मैं आपसे नाराज हूँ और आपने मुझे मनाने का यह तरीका ढूंढा है। आपको क्या लगता है अगर आपको चोट लगेगी तो मुझे दर्द नहीं होगा? सिवाय बहुत दर्द होगा। वह अलग बात है कि मेरे दर्द से आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको दर्द होता है तो मुझे बहुत होता है। सिवाय ने आर्या के चेहरे को अपने हाथों में भरा और
उसे अंगूठे से उसके आंसू को साफ करता हुआ बोला, अच्छा मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। चलो देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है, साथ में केक कट करते हैं। आर्या गुस्से में बोली, मुझे नहीं केक कट करना। इतना कहकर वह पलट कर जाने लगी, लेकिन तभी शिवाय ने उसका पल्लू पकड़ लिया और प्यार से बोला, मान जाओ ना आर्या, क्यों बुढ़ापे में मेहनत करवा रही हो। यह सुनते ही आर्या ने पलटकर शिवाय को देखा और गुस्से में बोली, कौन कहेगा आपको कि आप बूढ़े हो गए, कोई नहीं कहेगा। अभी परसों मिसेस देवगन ही पूछ रही थी कि शिवाय तो कहीं से भी बूढ़े नहीं लगते, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका चक्कर मिसेस देवगन से चल रहा हो और इसलिए आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। शिवाय अब गुस्से में बोला, आर्या तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो, तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारे अलावा मैंने किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं यह सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और तुम खामखा मेरा नाम किसी और के साथ जोड़ रही हो। आर्या थोड़ी सी आगे आई और शिवाय की आंखों में देखकर गुस्से में बोली, तो मिसेस देवगन आपकी इतनी तारीफ क्यों कर रही थी, क्यों कर रही थी वह आपकी इतनी तारीफ क्यों? वह जब भी हमारे घर फंक्शन में आती हैं तो आपके आसपास मंडराने लग जाती हैं, क्यों आप उसे स्माइल पास करते हो? शिवाय ने हैरानी से आर्या को देखा और तौबा करते हुए बोला, तौबा तौबा तौबा, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। देखो आर्या, मैं मानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम मेरा नाम मिसेस देवगन से जोड़ दोगी। आर्या ने एक लंबी सांस ली और बोली, ठीक है नहीं जोड़ती आपका नाम मिसेस देवगन से, लेकिन प्लीज हाथ जोड़कर कहती हूँ मुझसे दूर रहो, नहीं तो मेरा गुस्सा फट जाएगा। शिवाय ने भी हाथ बांधकर कहा, और कैसे फटेगा तुम्हारा गुस्सा? आर्या ने उसके को उठाया और जमीन पर दे मारा और चिल्लाते हुए बोली, ऐसे फटेगा मेरा गुस्सा, दूर रहो मुझसे, सच कहती हूँ। सिवाय दूर रहो। इतना कहकर आर्या वहां से चली गई। उसके जाते ही सिवाय हैरानी से खुद से बोला, इसे हो क्या गया है? किसी ने काला जादू तो नहीं करा दिया? इसका झाड़ फूंक कराऊंगा क्या? चाची से बात करनी पड़ेगी, हो ना हो इससे किसी की तेज नजर लग गई है, तभी पता नहीं कैसे चुड़ैलों जैसी हरकतें कर रही है, पागल कहीं की। सिवाय ने फिर सर्वेंट को देख कर कहा, साफ कर दो, यह सब तुम्हारी मैडम नहीं मानने वाली, लगता है किसी चुड़ैल ने उसे अपने कब्जे में कर लिया है, इसलिए देखो कैसे भूतनियों की तरह दंदनाती हुई आई और दंदनाती हुई चली गई। मैं ही बेवकूफ हूँ जो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था। अब नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, करूँगा ही नहीं, चाहे चाचू कुछ भी बोले। जिससे बताना हो बता देगी, अपने पापा को, माँ को, भाई को, जिसे बताना है बता देगी। क्या करेगा उसका भाई? मुझसे आकर लड़ेगा, एक दूंगा उसके गाल पर। वैसे भी वह मुझसे आज तक जीत नहीं पाया। और रही बात इसके पापा की, देख लूंगा इसके पापा को, भले ही वह कहीं के नवाबजादे हों, लेकिन यहाँ का राजा मैं हूँ। सिवाय रघुवंशी मैं नहीं मानने वाला। इतना कहकर सिवाय ने अपनी थोड़ी सी भड़ास नौकरों के सामने निकाली और फिर चुपचाप वहां से चला गया। बेचारा मेंशन के अंदर ही आया था कि खुद से बोला, मैं ही मना लूंगा और कौन मनाएगा, लेकिन इस बार यह कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई। इतना कहकर उसने अपने कमरे की तरफ देखा और फिर चुपचाप स्टडी रूम में चला गया। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। सिवाय ने आर्या से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन आर्या तो सच में बहुत ज्यादा गुस्सा थी, जैसे 20 साल का गुस्सा वह आज ही निकाल लेगी। हर्षवर्धन ने भी घर में सबको सिवाय और आर्या के बीच में इंटरफेयर करने से मना कर दिया था, वरना अगर हीर आर्या पर थोड़ा सा दबाव डालती तो आर्या मान जाती। रात के वक्त सिवाय जब कमरे में आया तो आर्या बालकनी में बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर दुनिया भर की उदासी थी। सिवाय आकर आर्या के पास सोफे पर बैठ गया। आर्या उठकर जाने लगी तो सिवाय ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, छुई मुई, ऐसा क्या हो गया है जो तुम इतना नाराज हो? मिसेज आहूजा की बात तुम्हें लग गई, जबकि तुम भी जानती हो वह कैसी औरत है। एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कहाँ गया था। अगर यह सब सुनने के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें नाराज होना चाहिए तो शौक से नाराज रहना और तुम्हारे पीछे ऐसे ही भागता रहूंगा, लेकिन एक बार सुन तो लो। आर्या ने सिवाय को देखकर नम आंखों से कहा, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, मैं सुनना ही नहीं चाहती। मैं आपके साथ जी क्यों रही हूँ? क्या आप मुझे डाइवोर्स नहीं दे सकते? क्या आपकी फैमिली मुझे यहाँ से जाने नहीं दे सकती? क्या मैं आजाद नहीं हो सकती इस रिश्ते से? सिवाय हैरानी से आर्या को देख रहा था। फिर उसने आर्या के हाथ में झटका मारा और आर्या सीधा सिवाय के पास सोफे पर बैठ गई। सिवाय बोला, हुआ क्या है? आर्या बोली, कुछ नहीं हुआ, अब आपको और इंतजार नहीं करवा सकती। मुझे इस रिश्ते में उम्मीद नजर नहीं आ रही। अगर मुझ पर एहसान कर सकते हो तो कर दो, मुझे डाइवोर्स दे दो। सिवाय हैरानी से आर्या के चेहरे को देख रहा था।
जितना शिवाय ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा दर्द आर्या के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। शिवाय बोला, मैं डाइवोर्स दे दूंगा तो तुम खुश हो जाओगी, मुझसे नाराज नहीं रहोगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर्या बोली, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे कम से कम यह उम्मीद तो नहीं रहेगी कि शिवाय आज मेरे पास आएंगे, सिवाय आज मेरे साथ बाहर जाएंगे, सिवाय आज मेरे साथ घूमने जाएंगे, सिवाय आज मेरे साथ वक्त बिताएंगे, कम से कम यह उम्मीद तो नहीं रहेगी। कहते कहते आर्या की आंखों में आंसू भर गए। वह खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बोली, सिवाय प्लीज मेरे आसपास मत रहा करो, मैं खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे वह कोशिश करने दो। कितना कहकर आर्या कमरे में आई और फिर से अटैच रूम में चली गई। सिवाय गहरी सांस लेकर खुद से बोला, सबको जोड़ते जोड़ते मैंने अपना ही घर तोड़ लिया। सिवाय आंखें बंद किए हुए वहीं बैठा रहा और फिर वहीं सोफे पर लेट गया। उसे अब बहुत बुरा लग रहा था। अगली सुबह सिवाय की जब आंख खुली तो सूरज की किरणें उसके चेहरे को छू रही थी और उसके बदन पर एक ब्लैंकेट था। सिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। जब वह बाहर बालकनी में आया था तो वह किसी ब्लैंकेट को लेकर नहीं आया था और इस वक्त उसके बदन पर ब्लैंकेट होने का मतलब था कि आर्या रात को उसे ब्लैंकेट उड़ाकर गई थी। सिवाय ने ब्लैंकेट को कसकर पकड़ा और बोला, मेरी छुई मुई जब तक मान नहीं जाती तब तक मैं मनाता ही रहूंगा। सिवाय रेडी होकर नीचे नाश्ता करने आया तो उसके होठों पर कुछ बोल थे, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, वह आग दिल में लगा दूंगा मैं कि पल में पिघल जाओगे। सिवाय जब गाना गाता था तो बहुत बेसुरा लगता था, लेकिन वह तो गाना आर्या को सुनाने के लिए गा रहा था, इसलिए उसने एक बार फिर से गाते हुए कहा, दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, वह आग दिल में लगा दूंगा मैं कि पल में पिघल जाओगे। और तभी दिव्यांश ने उठकर कहा, भाई गलत गा रहा है। सिवाय बोला, वह भी तो गलत ही नाराज हो गई है। इतना कहकर उसने आर्या को देखा और सबके लिए जो नाश्ता परोस रही थी, फिर वह डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और बोला, चाचू मिस्टर देवगन के साथ डील मैं करूंगा। यह सुनते ही आर्या ने गुस्से में सिवाय को देखा तो सिवाय ने हर्षवर्धन को देखकर बड़े स्टाइल में कहा, ठीक है ना चाचू, मिस्टर देवगन के साथ जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं उस पर मैं ही काम करूंगा। इनफैक्ट मैं मिस्टर देवगन के घर ही चला जाता हूँ, वही उनसे प्रोजेक्ट डिस्कशन कर लूंगा। इतना कहकर उसने नाश्ते के लिए एक सेब उठाया और चुपचाप बाहर जाने लगा। वहीं आर्या गुस्से में सिवाय को जाते हुए देख रही थी। सिवाय ने पहला ही कदम मेंशन के मेन गेट से बाहर रखा था कि आर्या चिल्लाते हुए बोली, जो भी बिना खाए घर से बाहर गया उसे कल से खाना नहीं मिलेगा। यह सुनकर सिवाय के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। उसने अपने कदम रोक लिए और जैसे वह बाहर गया था वैसे ही अंदर आकर चुपचाप टेबल पर बैठ गया और प्लेट को सीधी करता हुआ बोला, मेरा खाना। आर्या ने सिवाय को खाना परोस दिया लेकिन गुस्से में देख रही थी, जैसे कहना चाहती हो, कल तो बड़ी दलील दे रहे थे और आज सीधा देवगन के घर जा रहे हो, छोड़ूंगी नहीं। सिवाय ने भी मन ही मन आर्या को देखकर कहा, मैं भी नहीं चाहता तुम मुझे छोड़ो, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत जलाऊंगा, नहीं तो तुम्हें एहसास कैसे होगा। नाश्ता करने के बाद सब ऑफिस जाने लगे तो आर्या बोली, चाचू परसों युग की हल्दी है, कह देना सबसे कि समय से घर आ जाए, किसी को नहीं आना तो ना आए। इतना कहकर आर्या किचन की तरफ चली गई। वही सिवाय भी हर्षवर्धन के पास गया। वहीं आर्या अब भी नम आंखों से किचन में काम कर रही थी। मन ही मन खुद से बोली, पता नहीं वह दिन कब आएगा जब मुझे सिवाय का पूरा वक्त मिलेगा, आएगा भी या नहीं, या उससे पहले ही मैं मर जाऊंगी। कहते हुए आर्या की आंखें भीग गई। सिवाय भी गाड़ी ड्राइव करता हुआ खुद से बोला, छुई मुई हो गई, गलती आगे से नहीं होगी, तुमने कभी शिकायत भी तो नहीं की और अब शिकायत की तो शिकायत का पूरा ट्रक ही भर दिया। पूरा रघुवंशी मेंशन फूलों से सजा हुआ था। आखिर युग और गरिमा की शादी के फंक्शन जो शुरू हो गए थे और आज हल्दी थी। पूरा परिवार हल्दी की रस्म में शामिल था और अगर कोई नहीं था तो वह था सिवाय। आर्या की नजर बार बार दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। उसका दिल एक बार फिर से घबराया। वह खुद से ही बोली, क्या कर रही है आर्या, वह नहीं आएंगे, ऐसे ही तो करते हैं, आएंगे तो 2-4 मिनट बैठेंगे और चले जाएंगे। और तभी फिर बोली, चलो गरिमा को युग के पास बैठाती हूँ, इनकी हल्दी अच्छे से होनी चाहिए, दोनों पर एक दूसरे का रंग चढ़ना चाहिए। धीरे धीरे सब युग और गरिमा को हल्दी लगाने लगे। चेहरे पर थोड़ी सी उदासी थी और वहीं युग के चेहरे पर मुस्कुराहट। वहीं राधा और राघव अपनी बेटी को देख रहे थे।
नित्या अजय भी वहीं मौजूद थे, लेकिन उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बस फॉर्मेलिटी के लिए वहां आए थे। युग और गरिमा की हल्दी हो रही थी। हीर ने आर्या को देखकर कहा, आर्या, तुम्हारे कमरे में वह लाल रंग की चुन्नी थी ना, जिससे मैं पंडित जी से लेकर आई थी, उसे लाकर दो। गरिमा को उड़ा देंगे, हमारी गरिमा और सुंदर लगेगी। आर्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ भागी। जैसे ही वह कमरे में गई, उसने अलमारी खोला और उसने अपने गाल पर कुछ गीला गीला महसूस किया। आर्या ने झटके से पलट कर देखा तो शिवाय खड़ा था और उसके हाथ में हल्दी थी। आर्या गुस्से में बोली, कहाँ थे आप तो कह रहे थे कि हल्दी के फंक्शन में टाइम से आ जाऊंगा। शिवाय ने अगले ही पल आर्या की कमर पर हाथ डालकर अपनी तरफ खींचा और बोला, तो आ तो गया अपनी छुई मुई के साथ हल्दी की रस्म करने। अरे मैं कहीं गया ही नहीं था, घर में ही था, बस तुमने देखा नहीं। आर्या शिवाय को खुद से दूर करती हुई बोली, हटो शिवाय, मुझे यह दुपट्टा देकर आना है। इतना कहकर वह शिवाय को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। शिवाय बोला, जब तक तुम मेरे साथ ठीक से हल्दी नहीं खेलोगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। आर्या गुस्से में बोली, शिवाय यह क्या बदतमीजी है, छोड़ो, मुझे नीचे जाना है। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, मैंने भी कहा ना, जब तक तुम मेरे साथ अच्छे से हल्दी नहीं खेलोगी, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। वहां कोई और नहीं, हीर खड़ी थी। हीर गुस्से में बोली, शिवाय भैया, थोड़ी तो शर्म करो, नीचे हल्दी का फंक्शन चल रहा है और आपको यहाँ यह सब सूझ रहा है। और तभी आर्या भी शिवाय की बाहों से छटपटाते हुए बोली, देख लो चाची, एक तो गलती करते हैं, ऊपर से हरकतें भी पागलों वाली होती जा रही हैं। शिवाय ने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और हीर को देखकर बोला, चाची एक बात का ध्यान रखना, नीचे जो मेरे फ्रेंड आए हैं ना, राघव और राधा, उन दोनों से गरिमा और युग दोनों को हल्दी लगवा देना। फिर हीर बोली, वह मैं लगवा दूंगी, लेकिन आज आर्या को तो छोड़ दो। शिवाय ने ना में गर्दन हिलाई और बोला, यह कहीं नहीं जाने वाली। इतना कहकर उसने आर्या के हाथ में पकड़ा हुआ दुपट्टा अपने हाथ में लिया और हीर की तरफ फेंकता हुआ बोला, या लो चाची, अब तो मैं आर्या को लेकर बाहर तभी आऊंगा जब मेरी छुई मुई मान जाएगी। हीर ने दुपट्टा पकड़ लिया था। वह पलट कर जाती हुई बोली, पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है, दिन पर दिन सब बेशरम होते जा रहे हैं। शिवाय ने थोड़ा सा तेज आवाज में कहा ताकि हीर सुने, और सबसे बड़ा बेशरम तो आपका पति है। हीर जाते जाते रुक गई और वापस से पलट कर शिवाय को देख कर बोली, तुमसे ज्यादा बेशरम नहीं है। शिवाय बोला, मुझसे ज्यादा ही बेशरम। यकीन नहीं आता तो आज रात को देख लेना। आर्या के गाल हल्के से लाल हो गए। हीर ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और दांत पीसते हुए बोली, छोटे बड़े की शर्म बिल्कुल खत्म हो गई है। हीर अब वहां नहीं रुकी और दुपट्टा लेकर वहां से चली गई। हीर के जाते ही आर्या ने शिवाय को गुस्से में देखा, जैसे आंखों आंखों में ही खा जाएगी। फिर उसने शिवाय को वार्निंग देते हुए कहा, एक आखिरी बार कह रही हूँ शिवाय, छोड़ दीजिए, मुझे नीचे जाना है, बहुत लोग आए हुए हैं, हल्दी की रस्म में सब मेरे बारे में पूछ रहे होंगे। यह सुनकर शिवाय ने हंसकर कहा, खुद को इतनी इम्पोर्टेंट मत दो कि हमारे घर के मेहमान तुम्हारे बारे में पूछते फिरेंगे, वहां और भी बहुत हैं मेहमानों को हैंडल करने के लिए, तुम मुझे हैंडल करो। आर्या गुस्से में बोली, शिवाय या बचपना छोड़ दो, वरना सच में कुछ उल्टा सीधा कर दूंगी। शिवाय ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, चलो तुम आज उल्टा सीधा ही कर दो, मैं भी तो देखूं क्या उल्टा सीधा करोगी। आर्या ने अगले ही पल शिवाय की बाजू पर अपने दांत गड़ा दिए और वह कसकर काटने लगी। वहीं शिवाय इस बार बस मुस्कुरा रहा था, चिल्लाया नहीं। थोड़ी देर ऐसे ही काटने के बाद आर्या ने शिवाय को देखा तो शिवाय ने हंसकर कहा, मुझे कुछ नहीं होने वाला, खास करके तुम्हारे चूहे जैसे दांतों से एक बार और ट्राई कर लो। आर्या इरिटेट होते हुए बोली, प्रॉब्लम क्या है, जाने क्यों नहीं दे रहे मुझे, इरिटेट क्यों कर रहे हो। शिवाय बोला, बता तो रहा हूँ, मेरे साथ अच्छे से हल्दी सेलिब्रेट कर लो, उसके बाद छोड़ दूंगा। आर्या गुस्से में शिवाय को देख रही थी। वह बोली, ठीक है, मुझे भी नहीं करनी हल्दी सेलिब्रेट, अगर आप ऐसे खड़े रहोगे तो मैं भी ऐसे खड़ी रहती हूँ, लेकिन यकीन मानो, जिस दिन आपने मुझे अपनी बाहों से आजाद किया, उसी दिन अपने पापा के घर चली जाऊंगी। फिर समझाते रहना सारे रिश्तेदारों को कि आपकी बीवी कहाँ चली गई। शिवाय ने अपना चेहरा आर्या की गर्दन में छुपाते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी बाहों से आजाद ही नहीं करूंगा तो तुम जाओगी कैसे। आर्या भी एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, ठीक है, मैं भी देखती हूँ। 10 मिनट बीत गए, ना आर्या कुछ बोली ना शिवाय कुछ। शिवाय अब भी आर्या को ऐसे ही पीछे से बाहों में
पकड़कर खड़ा हुआ था, बल्कि आर्या को परेशान करने के लिए कभी कभी उसकी गर्दन पर हल्की सी किस कर देता और आर्या का पारा थोड़ा और चढ़ जाता। वहीं दूसरी तरफ सब युग और गरिमा को हल्दी लगा रहे थे। तभी दिव्यांश ने हीर से कहा, चाची राधा और राघव से भी कह दो, वह भी हमारे बच्चे को हल्दी लगा देंगे। हीर अपनी हथेली माथे पर मार कर कहा, दिव्यांश भैया, मुझे आपके उस नालायक भाई ने भी कहा था, पर मेरे तो दिमाग से ही उतर गया। मैं पहले नित्या और अजय से कह देती हूँ, उसके बाद राघव और राधा से भी लगवा दूंगी। दिव्यांश बोला, नित्या अजय अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि उनकी बेटी की हल्दी है? दिख रहा है ना, वह खुद से नहीं कह सकते कि हम भी हल्दी लगा देंगे? उन्हें अपनी बेटी में इंटरेस्ट ही नहीं है। रहने दो नित्या और अजय, मैं भी तो अक्ल होनी चाहिए कि आकर अपनी बेटी और दामाद को हल्दी लगा दे। मुझे तो लगता है चाची, नित्या और अजय गरिमा के असली माँ बाप हैं ही नहीं। हीर ने हैरानी से दिव्यांश को देखा और फिर उसे समझाते हुए बोली, भैया ऐसी बात नहीं करते, बस वह थोड़े अकड़ू हैं, अपनी बेटी की फीलिंग कदर नहीं करते, और वैसे भी वह तो इस रिश्ते के खिलाफ ही हैं। वह सब छोड़ो, एक बार कह दो ना, नित्या से लगा देगी हल्दी, गरिमा का दिल भी रह जाएगा। दिव्यांश ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे नालायक भाई ने यही कहा था ना कि राधा और राघव से हल्दी लगवानी है? हीर ने हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश बोला, तो फिर उन्हीं से हल्दी लगवाइए। हीर ने दिव्यांश को एक बार फिर उम्मीद भरी नजरों से देखा तो दिव्यांश ने ना में गर्दन हिला दी और हीर सीधा राधा और राघव के पास गई और उसने राधा का हाथ पकड़कर कहा, चलिए आप भी हमारी बहू को हल्दी लगा दीजिए। यह सुनकर तो राधा की आंखें हल्की सी छलक आई। उसे तो लगा कि वह तो अपनी बेटी के किसी भी फंक्शन में ठीक से शामिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि शिवाय ने उसे दूर रहने के लिए कहा है। वह शायद यह सब इसलिए सोच रही थी क्योंकि वह नहीं जानती थी कि शिवाय रघुवंशी चीज क्या है। बब्बर शेर है, बब्बर शेर। ऐसा कोई काम नहीं जो शिवाय रघुवंशी नहीं कर सकता था। राधा ने नम आंखों से राघव को देखा तो राघव ने भी हल्की सी हाँ में गर्दन हिलाई, जैसे कहना चाहता हो कि जाओ अपनी बेटी को हल्दी लगा लो। और तभी हीर ने राघव से कहा, आप भी चलिए, शिवाय भैया ने कहा है कि आप दोनों से ही हल्दी लगवानी है। यह सुनकर राधा और राघव दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह दोनों ही पहले गरिमा के पास गए। उन्होंने बहुत प्यार से गरिमा को हल्दी लगाई। गरिमा ने जैसे ही अपनी माँ का स्पर्श महसूस किया, उसकी आंखें अपने आप ही नम हो गई। वह राधा को देखकर मन ही मन खुद से बोली, या मुझे यह जानती भी नहीं है, फिर भी कितने प्यार से हल्दी लगा रही हैं। और एक मेरी माँ जो जब से आई है उसी सोफे पर बैठी है और अपने फोन की स्क्रीन देख रही है, क्या उन्हें सच में मेरी परवाह नहीं है? और तभी राघव ने गरिमा के सिर पर हाथ रखकर कहा, जुग जुग जियो मिट्ठू। मिट्ठू गरिमा को नाम याद था, लेकिन वह पूरी तरीके से श्योर नहीं थी। वह हैरानी से राघव को ही देखती रही और तभी राघव ने अपनी गलती मानते हुए कहा, ओह ओ, मेरी बेटी का नाम भी मिट्ठू था ना, इसलिए मैंने मिट्ठू बोल दिया। गरिमा ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं अंकल, मुझे अच्छा लगा आपने मुझे मिट्ठू कहा। राधा ने फिर अपनी बेटी को अच्छे से हल्दी लगाई, फिर उसे बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देकर वह युग के पास आई। युग ने राधा और राघव को देखकर कहा, सॉरी, हर जगह हल्दी लग गई, बस कमर बची है, वहां लगा दो। यह सुनकर राघव और राधा दोनों ही मुस्कुराने लगे और तभी रूही ने युग के गाल पर हल्का सा चाटा मारा और फिर अपनी साड़ी के पल्लू से उसके गाल को अच्छे से साफ किया और राधा को देखकर बोली, आप यहाँ लगा दीजिए हल्दी, या तो पागल है, कुछ भी बोलता है। राधा ने भी मुस्कुराकर ना में गर्दन हिलाई और बोली, नहीं नहीं, हमें बुरा नहीं लगा, बल्कि यह मजाक करते हैं तो अच्छा लगता है। यह सुनकर युग हंसकर बोला, करते हैं? अरे आंटी, आपके बेटे की उम्र का हूँ, मुझे इतनी इज्जत मत दीजिए, मुझे तो मेरे घर में इज्जत नहीं मिलती। और तो और, जिससे प्यार करता था उसने भी इज्जत कहकर उसने गरिमा को देखा। गरिमा पहले ही उसे देख गुस्से में देख रही थी। युग ने अपनी बात पलटते हुए कहा, जिसे प्यार करता था बस वही मुझे इज्जत देती, बाकी मुझे कोई इज्जत नहीं देता। इतना कहकर उसने गरिमा को देखकर आंख मार दी। वहीं गरिमा अपने गुस्से को बस दबा कर रह गई। राघव और राधा दोनों फिर युग को ही हल्दी लगा दी। वहीं कमरे में शिवाय अब भी आर्या को पकड़कर खड़ा हुआ था और तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने अपना एक हाथ जेब में डाला और इसी बात का फायदा उठाकर आर्या ने शिवाय के पेट में हल्की सी कोहनी मारी और शिवाय थोड़ा सा पीछे हट गया। आर्या जल्दी से पलटी, उसने शिवाय के सीने पर धक्का दिया और इस बार मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ शिवाय रघुवंशी, पूरी जिंदगी पकड़ कर खड़े रहने वाले थे, अब क्या हुआ? इतना कहकर आर्या जैसे ही
एक कदम आगे बढ़ी। शिवाय ने उसकी साड़ी पकड़ ली और फिर हंसकर बोला, छुईमुई अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो, अभी बताता हूँ। आर्या ने भी अपने पल्लू में हाथ फंसाकर झटका मारा और शिवाय के हाथ से उसका पल्लू सरक गया। आर्या 2 कदम पीछे हटकर बोली, शिवाय रघुवंशी, इस बार आपके हाथ में नहीं आऊंगी। इतना कहकर वह हंसते हुए कमरे से बाहर गई। इस वक्त आर्या खुलकर हंस रही थी और ये देखकर शिवाय को थोड़ी तो तसल्ली हुई। शिवाय भी तेज कदमों से बाहर आता हुआ बोला, छोड़ूंगा नहीं छुईमुई। वहीं आर्या जल्दी जल्दी सीढ़ियों से होती हुई नीचे सबके साथ मेहमानों में शामिल हो गई। वहीं शिवाय भी तेज कदमों से सीढ़ियों से उतरते हुए बोला, छुईमुई खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच जाओगी। सब हैरानी से शिवाय को देख रहे थे, लेकिन शिवाय को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। वैसे भी उसकी पूरी जिंदगी छुईमुई में ही बसी हुई थी, इसलिए किसी के कुछ भी सोचने से, कुछ भी बोलने से उसे फर्क नहीं पड़ता था। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता था तो आर्या को ही पड़ता था, लेकिन आज तो जैसे आर्या को भी नहीं पड़ रहा था। सिवाय सारे मेहमानों को देखकर कंधे उचकाकर बोला, ऐसा क्या देख रहे हो, आज से पहले मुझे नहीं देखा। और तभी सबने एक साथ नामे गर्दन हिलाते हुए कहा। सिवाय ने अपनी हथेली माथे पर मार कर कहा, तुम सबकी वजह से ही मेरी छुईमुई मुझसे नाराज हो गई है, लेकिन आज तो मैं अपनी छुईमुई के साथ हल्दी खेल कर रहूंगा। इतना कहकर उसने युग और गरिमा को देखा, जो एक झूले पर बैठी हुई थी और वहीं एक हल्दी का कटोरा रखा हुआ था। शिवाय ने अभिमान को देखकर कहा, अभिमान एक बाल्टी लेकर आ, तेरी माँ बहुत स्मार्ट बन रही है, उससे लगता है कि मैं उससे हल्दी नहीं लगा सकता। अभिमान भी अपने पापा के कहते ही आराध्या के पास से उठा और एक बाल्टी पानी लेकर आया। शिवाय ने वह कटोरा उसी बाल्टी में बोर दिया और यह देखकर पूरी रघुवंशी फैमिली हंसने लगी। शिवाय बोला, यार हल्दी है, मनाएंगे नहीं जैसे चाचू की शादी में मनाई थी। शिवाय ने जैसे ही डिक्लेयर किया वैसे ही जूनियर रघुवंशी अपने फॉर्म में आ गए। वैसे भी शिवाय कभी कभी मूड में आता था और आज शिवाय को देखकर लग रहा था कि वह 20 साल पुराने वाला शिवाय बन गया है। उसने अपनी बाल्टी उठाई और तभी जूनियर रघुवंशी अपना अपना बर्तन लेकर आए और शिवाय को देखकर बोले, थोड़ा थोड़ा पानी इसमें भी डाल दो ना, हम भी हल्दी खेल देंगे। शिवाय ने अपनी बाल्टी पीछे करते हुए कहा, अपनी हल्दी खेलनी है तो अपनी हल्दी खुद बनाओ, जाकर सिंड्रेला चाची से बोलो, वह तुम्हें हल्दी दे देंगी। इस हल्दी से तो मेरी छुईमुई ही नहाएगी, आगे से हटो। लेकिन कोई जूनियर रघुवंशी शिवाय के सामने से नहीं हटा, बल्कि उसे मासूम बच्चों की तरह सारे कटोरा लेकर खड़े हो गए। और तभी शिवाय ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, तुझे भी शर्म नहीं आती। अनिरुद्ध ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती, मुझे भी तो अपनी तितली के साथ हल्दी खेलनी है, जल्दी से दे दो ना थोड़ा सा पानी। शिवाय ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, चुपचाप सारे निकल लो वरना पिट जाओगे, अपनी हल्दी खुद बनाओ, हटो आगे से। इतना कहकर उसने एक बार फिर से सबको घूर कर देखा और इस बार सब शिवाय के सामने से हट गए। और शिवाय पूरी पार्टी में पूरे मेहमानों को देखकर बोला, ए छुईमुई, यह मत समझना कि तुम चुपचाप छुप जाओगी। आर्या चुपचाप हल्की सी गर्दन झुकाकर वंशिका के पीछे खड़ी थी। वंशिका ने धीरे से कहा, यह क्या बचपना है, इतने सारे लोगों में यह सब करोगे, अरे कुछ तो शर्म करो, बच्चे बड़े हो गए हैं। आर्या थोड़ा सा हंसकर बोली, माँ आपका जमाई कभी बड़ा नहीं होगा। आपका जमाई क्या, मुझे तो लगता है आपका पति भी कभी बड़ा नहीं होगा। इतना कहकर उसने वंशिका को एक तरफ इशारा किया। वंशिका ने वहां देखा तो वहां वरदान किसी औरत से बातें कर रहा था। वंशिका की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने भी खुद से दांत पीसते हुए कहा, रजावत साहब आपको तो मैं घर जाकर बताती हूँ, इस उम्र में भी कैसे हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। इतने में शिवाय ने फिर से लोगों को देखकर कहा, रिश्तेदारों को देखकर कहा, अरे किसी को मेरी छुईमुई पता है तो बता दो, अरे गरीब आदमी का भला कर दो, बता दो मेरी बीवी कहाँ है। रुक जा। इतना कहकर उसने एक बार फिर रिश्तेदारों में नजर घुमाई तो इस बार उसकी नजर वंशिका पर टिक गई। वंशिका की नजर जैसे ही शिवाय से मिली उसने अपनी नजर इधर उधर घुमा ली। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, सासू माँ मेरी छुईमुई इतनी छोटी भी नहीं है कि आपने उसे पल्लू में छुपा कर रख लिया, पल्लू से बाहर निकालिए। वंशिका हैरानी से बोली, मुझे नहीं पता तुम्हारी छुईमुई कहाँ है, और तुम्हें क्या शर्म नहीं आती इस उम्र में ऐसी हरकतें करते, कुछ तो समझो। शिवाय बोला, मुझे समझाने से ज्यादा बेहतर है आप अपने पति को
समझाइए, कौन है वह? मेरी नई सासू माँ है। वंशिका ने गुस्से में शिवाय को देखा और बोली, तुम बहुत बदतमीज हो, सच में बहुत ज्यादा, तुमसे तो कहीं ज्यादा अच्छा मेरा दिव्यांश। इतना कहकर उसने दिव्यांश को देखा और दिव्यांश ने भी बड़ी मासूमियत से कहा, है ना सासू माँ, मैं आपके सगे जमाई से ज्यादा अच्छा हूँ ना? वंशिका ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। इतने में शिवाय पानी लेकर वंशिका के पास धीरे धीरे आ गया, फिर बोला, हट जाइए ना सासू माँ प्लीज। इतना कहकर उसने हल्का सा वंशिका के पीछे झांक कर देखा तो वहां आर्यन नहीं थी। शिवाय पलट कर बोला, छुई मुई, तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगी? वहीं उसे कुछ देर बाद हंसने की आवाज सुनाई दी। शिवाय बोला, हंस लो, मैं भी देखता हूँ कब तक हंसोगी, आना तो तुम्हें मेरे पास ही पड़ेगा। इतना कहकर वह फिर से इधर उधर देखने लगा तो उसे एक और रिश्तेदार के पीछे आर्या की साड़ी का पल्लू दिखाई दिया। शिवाय धीरे कदमों से आर्या के पास आ गया और उसने आर्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। आर्या पैर पटक कर बोली, शिवाय या तो चीटिंग है। शिवाय बोला, चीटिंग क्या है, तुम्हें झुकना ही नहीं आता? भला कोई रिश्तेदारों के पीछे छुपता है? आर्या बोली, ठीक है तो फिर एक आखिरी बार मौका दीजिए, मैं छुप कर दिखाऊंगी। शिवाय बोला, मौका तो चला गया, अब तो पानी से नहाना ही पड़ेगा। इतना कहकर उसने आर्या का हाथ छोड़ा और जैसे ही बाल्टी उठाई वैसे ही आर्या वहां से भाग गई। अब शिवाय अपनी बाल्टी लिए आर्या के पीछे पीछे भाग रहा था और आर्या इधर उधर भाग रही थी। आखिरकार आर्या हंसते हुए बोली, शिवाय बहुत मेहमान है, कुछ तो शर्म करो, मुझे मत भिगाओ, मुझे भीगना नहीं है। शिवाय ने हंसकर कहा, अरे ऐसे कैसे नहीं भीगना, 4 दिन से मुंह फुलाकर घूम रही हो, अब तुम्हारा मूड तो ठीक करना ही पड़ेगा ना। इतना कहकर उसने बाल्टी उठाई और आर्या के ऊपर पानी डाल दिया। लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। जूनियर रघुवंशी जो कि अपनी अपनी बीवी के साथ हल्दी खेल रहे थे, उनके हाथ वहीं रुक गए। हीर ने तो अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वहीं हर्षवर्धन ने भी अपनी हथेली माथे पर मार ली। राजवीर और दिव्यांश दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे और एक साथ बोले, अब क्या होगा? शिवाय ने पानी आर्या पर नहीं बल्कि मिसेज आहूजा पर डाल दिया था और मिसेज आहूजा पूरी तरीके से भीग गई थी। आर्या ने तो अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को कवर कर लिया। उसकी आंखें तो बड़ी हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। और तभी मिसेज आहूजा ने अपना चेहरा साफ किया और चिल्लाते हुए बोली, सिवाय रघुवंशी दिखाई कम देता है या पति पत्नी ने सलाह की हुई है कि घर आए मेहमानों को ऐसे ही बेइज्जत करेंगे? सिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही आर्या ने सिवाय को आंखें दिखा दी। उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। इतने में मिसेज आहूजा फिर से चिल्लाई, शर्म नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं आती। अरे खुद को समझते क्या हो तुम? अपनी बीवी के साथ जो करना है कमरे में जाकर करो, सबके सामने तमाशा दिखाओगे क्या? दिखाना चाहते हो कि तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो और कोई नहीं करता अपनी बीवी से प्यार? जब देखो आर्या के आगे पीछे मंडराते रहते हो, शर्म नहीं आती? अरे इस घर का पानी ही खराब है, जिसे देखो अपनी बीवी के पल्लू से बंधा हुआ है। और सिवाय रघुवंशी या तो कुछ ज्यादा ही नौटंकी करके दिखाता है, सबको ऐसे दिखाता है जैसे या एक यही जो अपनी बीवी से प्यार करता है, बाकी कोई नहीं करता। सिवाय गुस्से में मिसेज आहूजा को कुछ कहता उससे पहले ही आर्या जल्दी से सिवाय के पास आई और उसकी बाजू पकड़कर आंखें दिखाने लगी। सिवाय ने धीरे से कहा, कल जब तुम्हें सुनाकर गई थी तुमने भी तो सुनाया था, अब मेरी बारी आई तो मुझे सुनाकर मना कर रही हो? मैं भी सुनाऊंगा। इतना कहकर उसने मिसेज आहूजा को देखा और बोला, मिसेज आहूजा, आपकी जुबान है कि गिरगिट जो हमेशा रंग बदलती रहती है? कल तो आप मेरी बीबी को यह सुनाकर गई थी कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता और आज आप मुझे यह सुना रही हैं कि मैं अपनी बीवी से कुछ ज्यादा ही प्यार करता हूँ। आखिर आप चाहती क्या है? एक ही बात पर टिकी रहिए ना। इतना कहकर उसने आर्या को देखा जैसे समझाना चाहता हो कि दुनिया वालों की बातों में नहीं आना चाहिए, वह कभी कुछ और कभी कुछ और कहती रहती हैं, उन्हें तो दूसरों की खुशियों में आग लगाने में मजा आता है। शिवाय ने फिर मिसेज आहूजा को देखकर कहा, हो गई गलती, मैं अपनी के साथ खेल रहा था, आपके साथ नहीं खेल रहा था। वैसे आप यह बताइए, आपने अपने पति के साथ आखिरी बार हल्दी कब खेली थी? मिसेज आहूजा गुस्से में सिवाय को देख रही थी, फिर चिल्लाते हुए बोली, हर्षवर्धन को देखकर बोली, रघुवंशी साहब, आपकी शर्म है जो मैं यहाँ आ गई, वरना कल आपकी बहू ने मेरी बेइज्जती की और आज आपका भतीजा मेरी बेइज्जती कर रहा है। हर्षवर्धन ने बात को संभालते हुए हाथ जोड़ लिए और बोला, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन आप भी देख रही थी ना, या तो अपनी पत्नी के साथ ही खेल रहा था, गलती से आप पर हल्दी का पानी चला गया। हर्षवर्धन ने भी हाथ जोड़कर कहा, मिसेज आहूजा, बच्चा है, गलती कर दिया, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मिसेज आहूजा गुस्से में बोली, हर्षवर्धन, रघुवंशी यह एक बच्चे का बाप है और दादा भी बनने वाला है, या आपको बच्चा लगता है? हर्षवर्धन बोला, नहीं नहीं, यह बच्चा लगता नहीं है, लेकिन इसकी हरकतें बच्चों वाली ही हैं, मतलब यह कभी बड़ा नहीं होना चाहता, इसने तो हमारी नाक में दम किया हुआ है। इतना कहकर उसने गुस्से में सिवाय को देखा और कहा कि माफी मांगने का इशारा किया। सिवाय ने भी ना में गर्दन हिला दी। भाई
शिवाय ने आज अपने ईगो को एक साइड रखा और मिसेज आहूजा को देखकर बोला, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मिसेज आहूजा गुस्से में शिवाय को देख रही थी। वह हर्षवर्धन को देखकर बोली, अपने भतीजे को संभाल कर रखो, खासकर इस भतीजे को। इतना कहकर वह जाने लगी तो हीर ने कहा, मिसेज आहूजा, अब तो शिवाय भैया ने माफी मांग ली, अब तो आपको गुस्से में नहीं जाना चाहिए। मिसेज आहूजा बोली, माफी मांगने से कुछ ठीक नहीं होता और अब हाथ जोड़कर कहती हूँ, उम्मीद मत करना कि मैं इस शादी में शामिल होंगी। इतना कहकर वह जाने लगी तो मिस्टर आहूजा उसके सामने आ गए और बोले, शिवाय ने माफी मांग ली है, सबके सामने सीन क्रिएट मत करो, तुम्हारी ही गलती है। लेकिन मिसेज आहूजा ने अपने पति की नहीं सुनी और दनदनाती हुई बाहर से चली गई। हर्षवर्धन ने गुस्से में शिवाय को देखा तो शिवाय बोला, अरे जाने दो ना चाचू, वैसे भी मेरी चुई मुई तो मान गई। इतना कहकर उसने आर्या को देखा तो आर्या ने शिवाय को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, मैं नहीं मानी। शिवाय ने भी प्यार से कहा, तो फिर मना देता हूँ। इतना कहकर उसने पास रखे हुए कटोरे में से हल्दी ली और आर्या के गाल पर लगा दी। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।